नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, इस देश के लोकतंत्र की नींव ही है विविधता। इस देश का लोकतंत्र तभी मजबूत रह सकता है जब इस देश के लोकतंत्र के पेड़ को बड़ा करने में सभी लोगों का आपसी सहयोग होगा। इस देश का प्रेम्बल आप देखेंगे तो उसमें भी लिखा है, हम भारत के लोग, यानी धर्म, संप्रदाय, पंथ से ऊपर उठकर ये भारत इस देश में रहने वाले सभी लोगों से मिलकर बनता है। इस देश की लोकतांत्रिक राजनीति, दलीय राजनीति भी कहीं ना कहीं इस बात को मानती है। अगर भीतर खाने नहीं मानती होगी तो गांधी के सामने जब वह झुक झुक कर शीश नवाते हैं तो लगता ही है कि वह गांधी की सभी बातों को जानते होंगे। गांधी के इस देश में जहां गांधी ये सोचते थे कि जब एक दलित संविधान को लिखेगा तो वह समाज के सबसे कमजोर तबके के एहसास को बेहतर से समझते हुए संविधान को उनके अनुरूप लिखेगा। लेकिन आज के मौजूदा समय में जो देश का अल्पसंख्यक समुदाय है दर्शकों, वो कहीं ना कहीं देश की सत्ता से विलुप्त होता जा रहा है, जो कि इस देश की लोकतांत्रिक नींव के लिए बिल्कुल भी बेहतर स्थिति नहीं है। चुनावी देश भारत में हर साल किसी ना किसी राज्य में चुनाव होते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि इस देश की सेकंड मोस्ट पॉपुलियस रिलीजन, मुस्लिम रिलीजन, सत्ता से गायब होता जा रहा है। उस दौर में जब हम जातिगत आरक्षण की बात कर रहे हैं, हम पता नहीं क्यों मुस्लिम आरक्षण की बात नहीं कर पा रहे। क्या देश के इतने बड़े समुदाय को एक झटके में लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया से दूर कर देना इस देश के संविधान सभा के साथ न्याय होगा? इस देश के आजादी दिलाने वाले महापुरुषों की सोच के साथ न्याय होगा? क्या हम उनकी सोच के सामने दिन प्रतिदिन बौने साबित तो नहीं होते जा रहे? क्या मौलाना आजाद और अशफाक उल्लाह खां के देश में आज वही लोग बेगाने कर दिए जाएंगे? ये सभी सवाल हमें आज के दौर में आपको, हमसे और हमें आपसे पूछने की जरूरत है। आखिर राष्ट्रवाद के शिगुफे में क्या अल्पसंख्यक समुदाय फिट नहीं बैठता? क्या राष्ट्रवाद के गुब्बारे में सिर्फ हिंदुत्ववादी गैस भरी जाएगी? ये तमाम सवाल जो आज चट्टान की तरह हमारे सामाजिक लोकतंत्र में खड़े हैं, जिस पर किसी भी तरह की चर्चा हो नहीं पा रही। आखिर कैसे देश का इतना बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, चुनावी प्रक्रियाओं से दूर होता जा रहा है, वह हमें पता ही नहीं चल पा रहा। दोस्तों, सबका साथ, सबका विकास नारे से इतर सत्ता में मुसलमानों की भागीदारी चौंकाने वाली है। पहली बार केंद्र समेत 15 राज्यों की सरकार में, आप समझिए, केंद्र समेत 15 राज्यों की सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। इनमें असम, गुजरात और तेलंगाना जैसे प्रमुख राज्य भी शामिल हैं, जहां मुसलमानों की आबादी 45 लाख से ज्यादा है। देश में मुसलमानों की आबादी करीब 34% है, जो हिंदू के बाद सबसे ज्यादा है। हालिया 5 राज्यों के चुनाव के बाद जो सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है, उसमें भी मुस्लिम हिस्सेदारी सुनिश्चित होती नहीं दिख रही। कांग्रेस शासित तेलंगाना में कैबिनेट विस्तार हो चुका है। तेलंगाना में पार्टी ने सारे समीकरण साधे, लेकिन एक भी मुसलमान को मंत्री नहीं बनाया।
बीजेपी शासित मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी मुसलमानों के मंत्री बनने की संभावना शून्य है, क्योंकि तीनों ही राज्य में बीजेपी के सिंबल पर एक भी मुस्लिम विधायक जीतकर सदन नहीं पहुंचे हैं। तो बीजेपी के दूसरे कार्यकाल में भी मुख्तार अब्बास नकवी को मंत्री बनाया गया, लेकिन 2021 के कैबिनेट विस्तार में उन्हें हटा दिया गया। बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में उमर अब्दुल्ला और सैयद शहनवाज हुसैन मंत्री थे। दिलचस्प बात है कि 7 बड़े पदों पर भी एक भी मुसलमान नहीं है। इनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद भी है। आधे राज्यों में मुस्लिम मंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री तो अब दूर की कौड़ी हो चली है। देश में कुल 29 राज्य हैं, जिसमें से 15 राज्यों में पहली बार एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं होंगे। गुजरात, असम, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, तेलंगाना और नॉर्थ ईस्ट के 6 राज्यों में तो तस्वीर भी पूरी तरह साफ हो गई है। इन राज्यों में एक भी मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं है। असम में 1 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं, जबकि तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी 45 लाख के करीब है। तो ये दर्शकों तमाम जो चीजें हमें जरूरी है आप तक पहुंचानी, क्यों जरूरी है सत्ता में मुसलमानों की भागीदारी, वो भी बताते हैं। स्पेंजा यूनिवर्सिटी रोम के एक शोध के मुताबिक सरकार में सभी वर्गों की भागीदारी से उसकी गुणवत्ता सुधरती है, साथ ही लोकतांत्रिक सरकार पर लोगों का भरोसा बढ़ता है। सरकारी निर्णयों में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित हो पाती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक शोध के मुताबिक राजनीतिक समानता सरकार की वैधता और संबंधित समुदाय के आर्थिक समानता को मजबूत करती है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में भी तेजी से सुधार आता है। भारत के संविधान के प्रस्तावना में राजनीतिक न्याय का जिक्र किया गया है। यहां राजनीतिक न्याय का मतलब राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, लोगों की बात आसानी से नीति नियंता तक पहुंचे। आखिर हिस्सेदारी को लेकर मुसलमान हाशिए पर जा क्यों रहे हैं, इस पर भी तो सवाल होना चाहिए। आजादी के बाद केंद्रीय कैबिनेट में 3 से 4 मुस्लिम मंत्री थे, जिन्हें बड़े विभाग मिले थे। नेहरू के दौर में जाकिर हुसैन को उपराष्ट्रपति बनाया गया। नेहरू के निधन के बाद हुसैन भारत के राष्ट्रपति भी बने। इंदिरा के दौर में बरकतुल्लाह खान को राजस्थान और अब्दुल गफूर को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया था। बीजेपी की अटल बिहारी सरकार में भी मुसलमानों को हिस्सेदारी दी गई। अटल सरकार ने 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को राष्ट्रपति पद के लिए नामित किया था। अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और बीजेपी नेता आतिफ रशीद कहते हैं कि राजनीति भागीदारी वोट से मिलती है। सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो योजना के लिए है। रशीद के मुताबिक योजना सरकार बनने के बाद लागू की जाती है। बीजेपी की किसी सरकार में कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिसका लाभ मुसलमानों को नहीं मिल रहा, या किसी योजना के लाभ में मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जाता है। लेकिन आप इस पूरे बयान को ध्यान से सुनिए कि वोट के हिसाब से भागीदारी मिलती है। यानी बीजेपी को लगता है, या बीजेपी शासित राज्यों या उनकी सरकारों को लगता है कि मुसलमान वोट नहीं देते तो हम इनको अपनी सरकारों में भागीदारी भी नहीं देंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक प्रक्रिया और उसकी नींव पर गहरा आघात है, जिसको आने वाले समय में जल्द से जल्द सुधारना होगा। नहीं तो हमारे सामाजिक लोकतंत्र की पूरी परिपाटी बिखर कर रह जाएगी। आप दर्शकों का क्या सोचना है हमें जरूर लिख भेजिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।